जब मैं थाने जाती थी, थाने वाले आगे से कहते थे कि पहले गानियाँ वंगा पा लेंदे हो तो फिर साढ़े को मुँह चुक के आ जांदियां। तो इस तरह ये पुलिस वाले मुझे कहते, पूरी तफसील से बताया कि ये बंदे आते थे, मुझे आगे से भी करते थे, पीछे से भी करते थे। इसके घर पे चली गई हूँ तो इसने मेरे साथ वो ज़्यादती, एक लड़का आया है, मैं ना शोर डाला थोड़ा सा, मैंने, इन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे पिस्टल का डरावा दिया। पहले दिन की बात है? जी पहले दिन की, जी बिल्कुल। ठीक है। इसकी जगह इसने किसी दोस्त को अपने मेरे पास भेजा, अब खुद नहीं आया, किसी दोस्त को मेरे पास भेजा। मैं वहाँ पे थोड़ा सा शोर मचाया तो इनका जो ऐसे मोहल्ले में वो लोग बोलना नहीं शुरू हो जाते कि अंदर कौन है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने ना आगे से मुझे पिक्चर दिखाई है, तो वहाँ पे मैं सहम गई हूँ, डर गई। ऊपर से माजिद ने मुझे वीडियो दिखाई कि ये भी मैं वायरल करूँगा और तुम्हारी वीडियो बना के वायरल करूँगा, तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। सही है। और अगर तुम मेरे पर केस भी करोगी ना, मैं IG पंजाब को जो है ना उसको मैं थप्पड़ मार के उसकी सीट से नीचे फेंक दूँगा। ये मुझे माजिद ने भी बोला था और रफ़ीक गुज्जर है इसका वकील, उसने भी बोला था। उसको इतना पता चल गया था कि मैं यूज़फुल लड़की हूँ। कैसे पता चल गया उसको? जब उसने, क्योंकि पहले दफ़ा मेरे साथ माजिद ने किया था, दूसरी मर्तबा उसने किया था, तो जाहिर सी बात है जब वो चीज़ नहीं रही पहले वाली तो बंदे को पता चल जाता है। मेरे पास पिस्टल भी थी, इसने मुझे पिस्टल मेरे माथे पर रख के बोला अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो तुम्हें मैं मार भी दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा और तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने उसके साथ, उसने मेरे साथ ज़्यादती की, मैं वहाँ से, उसने मुझे कसूर रोड पे अकेली को छोड़ दिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, एक पंजाबी की कहावत है कि या पाँव भारा या तीनों काने। ये उस वक्त बोला जाता है जब आप रॉन्ग कॉल पे किसी के साथ आपकी बात हो जाए, या रास्ते में जाते हुए किसी के साथ, वो कहते हैं ना कि आँख में टका हो जाए, या किसी से वन साइडेड देखा प्यार हो जाए, या कुछ इस तरह का मामला हो जाए। जो आपको बताया था, ये जो मामला था सारे ये आजकल आम है, सोशल मीडिया पे हो जाती है, इस तरह की दोस्तियाँ आते जाते हो जाती हैं। तो अगला बंदा किस तरह का निकलता है, क्या मामला होते हैं, ये सारी बातें जो होती हैं, ये सारे मामले ये सारे बाद में होते हैं। मेरे साथ इस वक्त 19 साल कशफ मौजूद है। इनका भी कुछ स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ, बकाया स्टोरी हम इन्हीं से सुनेंगे। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये काम करती है किसी घर पे माल्टन सी ब्लॉक में, तो वहाँ से ये वापस आ रही थी, तो रास्ते में किसी लड़के से मुलाकात होती है, इनकी नंबर एक्सचेंज होता है, इनकी जो है ना वो लव स्टोरी शुरू हो जाती है। बाद में लड़का जो है इसको जो है ना वो इसकी कुछ न्यूड वीडियो बना लेता है और इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। असल में ये स्टोरी हुई क्या, कैसे मामला सारा हुआ, ये हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कशा, मुझे सबसे पहले थोड़ा सा ना, आपने पहले भी वीडियोज़ की हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आपकी वीडियो के नीचे आ रहे हैं कि हमें आपकी स्टोरी की समझ नहीं आई कि आपकी स्टोरी है क्या बेसिकली। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी स्टोरी अपनी स्टार्ट में बताएं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये स्टोरी आपकी हुई कि स्टोरी बेसिकली थी क्या और ये मामला कैसे हुआ है। थोड़ा वहाँ से शुरू करेंगे हम जहाँ पे आपका ये फर्स्ट आपका नंबर एक्सचेंज हुआ है। मॉडल टाउन सी ब्लॉक में काम करती थी। ठीक है। वहाँ पे ये लड़का मुझे, मतलब मैं वापसी हो रही थी, मेरी छुट्टी हो गई थी, मैं वापसी रिक्शे में बैठने लगी तो ये भी रिक्शे में बैठा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पे इसने मुझे, शीशा लगा हुआ था रिक्शे में, वहाँ से देख रहा था। ठीक तो है। उसके बाद इसने मुझे फ़ोन का इशारा किया, नंबर दिया। उसके बाद मैंने घर जाके इसको एक मिस कॉल की, उसके बाद इसकी कॉल आई, इसने मुझे बोला मैंने आपसे मिलना है। तो मैंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं काम पे होती हूँ तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नहीं आ सकती। फिर इसने बड़ा फोर्स किया कि मुझे मिल लो, मुझे मिल लो। तो संडे वाले दिन फिर मेरी छुट्टी थी, मैं इससे मिलने के लिए आई। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे, इसने बोला मेरे घर में कोई नहीं है, आज आप मेरे घर आ जाना। सही है। तो मैं इसके घर पे चली गई, ये मुझे अपने घर ले गया, मुझे खुद ही ये लेके जाता था, खुद ही छोड़ता था। सही है। और ये मुझे अपने घर पे ले गया, उधर बैठे और बोलता तुम्हारा शादी का क्या सीन है। मैंने बोला मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ शादी नहीं करूँगी, मेरे घर वाले जहाँ बोलेंगे मैंने वहाँ ही करनी है, अगर आप अपने घर वालों को भेज देंगे तो मैं आपसे कर लूँगी। सही है। तो मैं बस इसलिए अपने घर वालों के साथ मर्ज़ी से करना चाहती थी। मैंने इसको मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा मेरी ना घर में बातचीत चल रही है तो मेरी ना कुछ दिनों में मंगनी है। सही है। बोलता ठीक है आप मेरे से शादी कर लो। मैंने कहा नहीं मैं कर सकती। ये बातचीत हुई है, उसके बाद मैं चली गई अपने घर वापस। उससे अगले दिन फिर इसने मुझे बुलाया, बोलता था चलें आपकी शादी तो हो ही जानी है, आप एक दफ़ा मुझे मिल लो। सही है, यानी कि ये जो मिलने मिलाने वाला सिलसिला है ये दोनों तरफ से था, आपको भी लगाव था उसके? जी बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद इसने मुझे बोला कि आप मुझे एक दफ़ा मिल लो, चाहे शादी ना करो, एक दफ़ा मुझे मिल लो, मैं आपको एक दफ़ा देखना चाहता हूँ। सही है।
फिर मैं इसके पास चली गई, मैंने कहा देख लो। फिर इसने पानी वगैरह मंगवाया, जाहिर बात है जहाँ भी चले जाएं पानी वगैरह तो पिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते ही हैं। सही है। तो फिर उधर मैंने एक पानी का गिलास पिया, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। एक बंदा नशे में हो जाता है, नशे जो चीज़ मिलवाई थी उसने? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी कोई चीज़ थी बीच में जिससे मुझे पता ना चला कि बीच में क्या। इससे मेरी कपड़े पता नहीं उतारे, कपड़ों के बगैर पिक्चर थी ना जो बना ली। उसके बाद मैं वापस जब घर पे आ गई तो मुझे इसने पिक्चर सेंड की। पिक्चर थी या वीडियो थी? पिक्चर भी थी, वीडियो भी थी। पिक्चर जो थी बगैर कपड़ों की थी और वीडियो थी ये जो मेरे साथ सब कुछ कर रहा था, ठीक है, उस चीज़ की वीडियो थी। सही है। उसके बाद जब मैं घर पे आई हूँ तो तकरीबन रात के 11 का टाइम था जब इसने मुझे वीडियो सेंड की और मेरे होश उड़ गए कि ये क्या चीज़ थी। मैंने इससे सवाल किया कि ये क्या है। बोलता है अभी भी मुझे कहोगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप अपने घर वालों को भेज दो, मैं आपसे शादी करूँगा। लेकिन इसका माइंड ये था कि मैं इससे कोर्ट मैरिज करूँ, जो कि मैं नहीं कर सकती थी। सही है। मेरे बाप की इज्जत मैं नहीं रोल सकती थी। सही हो गया। और उसके बाद मेरी घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी। उसके बाद फिर इसने मुझे बोला कि अब आज आप मुझे मिलने आओ। ऊपर से मेरे मंगेतर ने भी मुझे बोला हमने आज शॉपिंग पे जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेम डे में। जी ठीक है। क्योंकि वो मेरा शोहर बनने जा रहा था, मुझे उस पर थोड़ा सा तो भरोसा होना चाहिए था कि ठीक है कि मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। उसकी सिस्टर भी साथ आई थी। सही है। वो दोनों बहन भाई आए थे और ये उसने मुझे 12 का टाइम दिया था, इसने मुझे 10 बजे से लेके 11 बजे का टाइम दिया था। सही है। ये मुझे घर से लेने आया है, उसके बाद ये मुझे वहाँ पे ले गया। इसने मेरे साथ ज़्यादती वगैरह की है, वीडियो का वो दे के ड्रावा। ठीक है। तो ज़्यादती की, इसने बोला अब चली जाओ उसके साथ। अब मुझे नहीं इल्म था ना कि उसने मेरे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। मैं उसके साथ चली गई। उसकी बहन जब वहाँ पे उसकी बहन जो थी वो पुराने काने सेंट्रल पार्क के पास जाके वो उतर गई है। सही वो अपने घर चली गई। उसके बाद मुझे वो आगे ले गया कसूर रोड पे, एक फार्म हाउस बना था, वहाँ पे उसने जाके मेरे साथ ज़्यादती की। आपके मंगेतर ने? जी। फिर उसने मुझे नहीं, जो आपका मंगेतर था उसने आपके साथ ज़्यादती की या रज़ामंदगी के साथ किया आपने? जी नहीं, उसने भी मुझे कोई जूस पिला के उसने जूस पिलाया। उधर से वो गाड़ी में आए थे ना दोनों, मैं बहन भाई। ठीक है। तो उसकी बहन उतर गई थी। आपको? उसकी बहन उतर गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी परेशान थी तो कहता मैं ना जूस लेके आता हूँ। जूस के अंदर कुछ मिला था। सही है। जूस पिया मैंने। जब बेहोश हो गई, जब मैं जो होश आई तो मैंने अपने आप को एक कमरे में पाया। तो उस कमरे में जब मैं जो होश आई तो मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ पे ले आए अकेली को। बोलता है कि तुम बड़ी परेशान थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ। सही है। तो तुम बैठो। उसके बाद इसके पास, मेरे मंगेतर के पास पिस्टल भी थी। इसने मुझे पिस्टल मेरे माथे पे रख के बोला अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो तुम्हें मैं मार भी दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा और तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने उसने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं वहाँ से उसने मुझे कसूर रोड पे अकेली को छोड़ दिया। वो आपका मंगेतर था? जी। कुछ दिनों बाद आपकी शादी होने वाली थी। जी। तो फिर उसको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? डरा धमका के आपके साथ ज़्यादती करता? जी मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने क्यों किया क्यों नहीं किया। लेकिन तुमने उसे कहा नहीं कि भाई मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ, शादी के बाद ये सारा मामला था? मैंने उससे टोका था। मैंने कहा ऐसा ना करो, शादी के बाद ये सब कर लेना। लेकिन उसने बोला कोई नहीं, पहले मैं तुमसे करना चाहता हूँ। जब उसने सब कुछ कर लिया तो मुझे कसूर रोड पे छोड़ के कहता अब तुम्हारी मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगा। आपने उससे वजह पूछी क्यों नहीं करेगा? मैंने बोला अब क्या वजह। आपने बोला कि मेरे साथ सब कुछ करो, मैं आपसे शादी करूँगा। बोलता है नहीं बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। उसके बाद मैं उधर कसूर रोड में, मेरे पास किराया भी नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं घर आ जाती। आधी रात होगी, मेरे घर से जो घर वाले सारे थे वो परेशान हो रहे थे कि किधर चली गई है, कहाँ चली गई है, इसका कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। तो उसने मेरे घर भी फ़ोन करके बोल दिया था कि इससे मैं शादी नहीं करूँगा। मैं घर पे आई, मैंने घर वालों को सारा वाक़या बताया। तो घर वालों ने मुझे मारा पीटा। उसके बाद मैंने इसी माजिद को कॉल बैक किया पीसीओ से। सही। मैंने इसे बोला कि मेरा मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया, आपने सब कुछ पहले मेरे साथ करा हुआ था तो उसने मुझे छोड़ दिया, तो अब आप मुझसे शादी करोगे? उसने ये बात की कि तुम पहले ये इसके खिलाफ़ केस करो, मैं फिर तुमसे शादी करूँगा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे मंगेतर को पता चल गया था कि तुम्हारे उस लड़के के साथ तुम्हारा कुछ चक्कर है? नहीं, उसको इतना पता चल गया था कि मैं यूज़फुल लड़की हूँ। कैसे पता चल गया उसको? जब उसने, क्योंकि पहले दफ़ा मेरे साथ माजिद ने किया था, दूसरी मर्तबा उसने किया था, तो जाहिर सी बात है जब वो चीज़ नहीं रही पहले वाली तो बंदे को पता चल जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए फिर उसके बाद मैं, तो आगे मंगेतर ने आपको इसी वजह से जो है ना इनकार कर दिया, इसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक हो गया।
आगे तो चले। उसके बाद फिर मैंने माजिद को बताया, उसने बोला कि तुम ना पहले इसके ऊपर केस करो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। ये मुझे वहाँ से मॉडल टाउन कचहरी में एक दफ्तर में लेके गया ना, मैं वहाँ पे जाके बैठी हूँ। कुछ कागजात थे, इसने मुझे कहा इसके ऊपर साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए, तो मैंने अंगूठा भी लगा दिया, साइन भी कर दिए। बोलता है कि अब तुम्हारा मेरा निकाह हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे ये अपने घर पे ले गया। तो वहाँ पे ना रात हुई, तो जैसे रात हुई है तो एक लड़का आ गया। अच्छा यहाँ पे रुकें ज़रा, जब आपका निकाह हो गया है जी, तो उस वक्त अपने घर वालों को बताया आपने कि मेरे जी निकाह मैंने नहीं बताया किसी को भी, अच्छा, क्योंकि मेरे घर वालों ने इसके ऊपर गवाह का पर्चा दिया था और इसने माजिद के ऊपर? जी, इसने वो पर्चा डिस्चार्ज करवाने की वजह से इसने मेरे साथ निकाह किया कि वो पर्चा मेरे से ख़त्म हो जाए। एक झूठा निकाह किया, सही हो गया, एक ठीक हो झूठा निकाह किया कि मेरा पर्चा जो है ना इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए, कि मैंने इसको कोई गवाह नहीं किया कि मेरी बीवी है। गया, सही हो गया। और उसके बाद जब मैं इसके घर पे चली गई हूँ तो इसने मेरे साथ वो ज़्यादती, एक लड़का आया है, मैं ना शोर डाला थोड़ा सा, मैंने इन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे पिस्टल का डरावा दिया। ये पहले दिन की बात है? जी पहले दिन की, जी बिल्कुल। ठीक है। इसकी जगह इसने किसी दोस्त को अपने मेरे पास भेजा, अब खुद नहीं आया, किसी दोस्त को मेरे पास भेजा। मैं वहाँ पे थोड़ा सा शोर मचाया तो इनका जो ऐसे मोहल्ले में वो लोग बोलना नहीं शुरू हो जाते कि अंदर कौन है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने ना आगे से मुझे पिस्टल दिखाई है, तो वहाँ पे मैं सहम गई हूँ, डर गई। ऊपर से माजिद ने मुझे वीडियो दिखाई कि ये भी मैं वायरल करूँगा और तुम्हारी वीडियो बना के वायरल करूँगा, तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। सही है। और अगर तुम मेरे पर केस भी करोगी ना, मैं आईजी पंजाब को जो है ना उसको मैं थप्पड़ मार के उसकी सीट से नीचे फेंक दूँगा। ये मुझे माजिद ने भी बोला था और रफ़ीक गुज्जर है इसका वकील, उसने भी बोला था। तो बस मैं उधर से सहमी हुई थी, डरी हुई थी। और ये मैंने उस लड़के ने मेरे साथ जब किया, मैंने उसकी भी बड़ी मिन्नतें की, बड़े उसके पाँव को हाथ लगाया, लेकिन उसने भी नहीं छोड़ा, उसने भी मेरे साथ ज़्यादती कर ली। फिर उसके बाद इसकी माँ, अब्बू, बहन, भाई, इसका बहनोई आए सारे, मैंने उनके आगे भी हाथ जोड़े, उनके पाँव पकड़ के मेरे साथ ये सब ना करवाया करो, मैं नहीं ये सब करूँगी। तो उन्होंने भी आगे से मुझे मारा ही है सब ने। इसके भाई मुझे जहाँ मर्ज़ी हाथ लगाते थे, ये कुछ नहीं कहता था। इसका बहनोई जहाँ मर्ज़ी हाथ लगाता था, ये कुछ नहीं कहता था। इसके माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहते थे, इसको कुछ नहीं कहते थे, मुझे ही उल्टा मारते थे, कभी थप्पड़ मार दिया। और 6 माह में मुझे ये लोग मारते ही पीटते ही रहे हैं। 6 महीने शादी रही आपकी? जी 6 माह मेरे साथ ज़्यादती होती रही है, मार पीट होती रही। उसके बाद जो बाहर से लोग ले आता था मेरे ऊपर, मतलब ज़्यादतियाँ करवाता था, वो भी पैसे मिलते थे, वो भी ये खा जाता था। कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है और कोई कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद जब कुछ अर्सा गुजर गया, 6 माह, उसके बाद ना मुझे हमल होने वाला था। 4 माह 15 दिन का मेरा हमल था। ठीक है। जो कि इसने, वो भी डॉक्टर नादिया बाबर चौक में होती हैं, उन्होंने उसके पास लेके गया, उससे इसने मेरा हमल ज़ाया करवा दिया। मुझे घर पे ये मार पीट कर रहा था कि तुम चलो चलो, मैं नहीं जा रही थी। इसने मुझे बालों से घसीट के इसने मुझे बोला चलो, तो मैं इसके साथ क्लिनिक चली गई हूँ। मैंने क्लिनिक वाली को ऑफ़र दिया, ये 25,000 की ऑफ़र दे रहे थे। मैंने बोला मेरे से 50 ले लो, मेरा बच्चा ज़ाया ना करो। उसने मुझे बोला मैं तुम्हें खाली बेहोश करूँगी, तुम्हारा बच्चा ज़ाया नहीं करूँगी। तो उसने भी मुझे बेहोश किया, मेरा हमल ज़ाया कर दिया। उसके बाद मैं घर पे आई, मेरी डॉक्टर नादिया से कोई मुलाकात ना हुई कि मेरा बच्चा आपने क्यों ज़ाया किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर अप्रैल 2022 में ही इन्होंने मुझे 27वीं की रात थी और इन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा मेरा कोई निकाह ना हुआ था और मैंने तुम्हारा मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, तुम यहाँ से निकलो। निकाह की बात धोखे में रखी मुझे और मेरे साथ हम बिस्तरी करता रहा। और उसके बाद मैंने इसके खिलाफ, मैं 27वीं रात थी, मैं अपने इनके घर से, इन्होंने मुझे घर से बाहर जब निकाल दिया, मैं सारी रात सड़कों पे रुली हूँ। मेरा कोई नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास किराया नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं किराया लगा के अपने घर चली जाऊँ। मेरा घर था ये काना में और मैं चुंगी से आना था। ठीक है। मुझे कोई फ़ोन नहीं दे रहा था मैं कि अपने घर फ़ोन करके बता दूँ। और आखिरकार मुझे जब किसी PCO वाले से फ़ोन मिला तो मेरी माँ को मैंने फ़ोन किया तो मेरी अम्मी को नमाज़ पढ़ती को हार्ट अटैक हो गया। तो उसके बाद मैं घर पे जब आई तो मेरी अम्मी ने बोला, मैंने अम्मी को बोला मैंने इस पे केस करना है। मेरे घर वालों ने बोला नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो हमारा साहब, इनसे अल्लाह लेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी माँ ने यही बोला कि इसका साहब ना अल्लाह लेगा, आप छोड़ दो। आपने घर वालों को बताया सारा कुछ कि मेरे जी साथ मैंने सब मामला कुछ हुआ? बताया, लेकिन मेरा घर वाले भी मेरे साथ नहीं हुए। मेरे घर वाले कह रहे थे बेटा आपने खुद किया तो आप खुद ही करो। फिर मैंने एक मजदूरी करना शुरू की फैक्ट्री में। वहाँ से मुझे जो पैसे मिलते तनख्वाह मैंने सारी इनके पीछे लगाई, ठीक है, पुलिस वालों को दिए मैंने।
तो पुलिस वाले मैंने पहले तनवीर उधर नसीराबाद दरख्वास्त दी, उधर उन्होंने भी मेरी खारिज कर दी। मैंने फिर कोटला पर 2 दरख्वास्तें दी, इन्होंने भी मेरी खारिज कर दी। मेरी किसी पुलिस वाले ने नहीं सुनी। जब मैं थाने जाती थी, थाने वाले आगे से कहते थे कि पहले शोंगा दियां वंगा पा लेंदे हो तो फिर साढ़े को मुँह चुक के आ जांदियां। तो इस तरह ये पुलिस वाले मुझे कहते थे। तो फिर हमने बोला आपके पास ना आए तो किसके पास जाएं। फिर पुलिस वाले भी ऐसे आगे से गंदी गंदी बातें करते थे, उसको सर करके बुलाते थे और हमारी बिस्ती करके मुझे उधर से बाहर निकाल देते, ज़ीरो ख्वार करते थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अब इसको वीडियो के ज़रिए जो है ना लोगों तक पहुंचाती हूँ कि लोग मेरी सपोर्ट करें। मेरी GIG पंजाब से दरख्वास्त है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, दुनिया की आने वाली हर बेटी महफूज रहे। और मेरी हर बहन से दरख्वास्त है कि अपनी मर्ज़ी कोई भी ना करे। आपको कोई लड़का मिलता है, कोई रक्शे में मिलता है, कोई बाइक पे सवार मिलता है, कोई वैसे मिल जाता है, तो किसी से कोई नंबर ना लें। जहाँ माँ बाप चाहे वहाँ कर लो, क्योंकि माँ बाप करेंगे तो वो उनकी माँ बाप की सपोर्ट होगी पीछे। उनको डर होगा कि घर वालों ने शादी की है। खुद मर्जी करोगी तो ऐसे मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। अच्छा, आपकी स्टोरी तो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बात कंटिन्यू चल रही थी तो मैंने आपको टोकना मुनासिब नहीं समझा। 6 महीने आपकी शादी रही है इसके साथ, ठीक है। तो 6 महीनों में आपने बताया जैसे कि सुहागरात के जो पहला दिन होता है आपकी शादी का, उस दिन भी किसी और के लड़के के साथ ज्यादती करवाई जी, इसने? उस दिन भी किसी और उसके बाद फिर ये और लोगों से भी करवाता रहा? जी बिल्कुल। मैंने भीख मांगी इसके घर वालों से कि मेरे साथ ऐसे ना करवाया करो, आप लोग की भी बेटी है। कहते हैं नहीं, हमने ऐसे ही तुम्हें चलाना है, अगर चलना है तो चलो। चलाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, यानी कि जैसे कोई तवाइफ को चला रहे हैं, जैसे कोई 2 नंबर धंधा खोला हुआ है, ऐसे पैसे लेके करवाते थे जी। ये लोगों से पैसे लेते थे और ऊपर से ये लड़का जो है ना, ये बाहर से लड़कियां ला के बेचता भी है। जैसे कि अफगानिस्तान बेच दी, ये किसको इधर बेच दी, खैबर पख्तूनख्वा में बेच दी, सिंध में बेच दी, ऐसे कराची में बेच दी। तो ये भावलपुर से ले आए लड़कियां, बेच दी। ये लड़कियां कहाँ से लाता है, मतलब ये लड़कियां? हाँ जी बिल्कुल। और इनको छुड़वाने वाला जो होता है ना, वो रफ़ीक गुज्जर है इसका वकील, वो इसको छुड़वा लेता है हर तरफ से। ये जो भी करते हैं ना, इनको छुड़वा लेता है। इन 6 महीनों में कितने लोगों के साथ आप क्या? तकरीबन 4 लोगों के साथ मेरी इसने 6 माह पूरे ज़्यादती करवाई है, ख़ुद भी की है, लोगों के साथ करवाई है, अपने भाइयों के साथ, अपने बेनोई के साथ। इन सब ने मिल के मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, मारपीट करते रहे हैं 6 माह में। नहीं, 4 लोग ही थे सिर्फ? ये 4 लोग तो यही घर वाले बन गए, बहनोई, इसका भाई और ये खुद? हाँ। तो जो बाहर से लोग आते थे वो? ये इसका बहनोई और इसके भाई जो थे ना, वो आसपास जिस्म पे हाथ लगाते थे। अच्छा, वो कुछ और नहीं करते थे? कुछ और नहीं करते थे, वो हाथ लगाते थे जिस्म पे। और जाहिर सी बात है, इज्जत वाली के लिए जो हाथ लगाना ना, वो भी शर्मनाक ही है। सही है। वो हाथ लगाते थे। और ये जो था, ये जो लड़के बाहर से आते थे, कोई अफगानिस्तान से आगे आते 4 ही थे, ठीक है। वो होते मतलब एक ही शहर का वही लड़का आता था, लेकिन अफगानिस्तान से एक आता था और एक पठान था, मतलब वो अफगानिस्तान से जो आता था। 4 लोग थे जो पक्के लगे हुए थे। जी बिल्कुल। वही आते थे, वही आपके साथ ज्यादती करते। और जो इसको सबसे ज़्यादा इसके पूरे घर को सपोर्ट करता है, वो रफ़ीक गुज्जर है। मैं चाहती हूँ कि वो वकील है ना, उसको वो कहता, उस वकील ने भी यही बोला था कि मैं GIG पंजाब को मुंह पे थप्पड़ मार के नीचे उतारूंगा। तो मेरी GIG पंजाब से यही दरख्वास्त है कि वो आपको थप्पड़ मार के नीचे उतारेगा, भला आप उसको थप्पड़ मार के उसकी लाइसेंस खारिज करवा दें। अच्छा। ताकि ऐसा वकील ना दुनिया में हो और ना ही किसी बेटी के साथ ऐसी ज्यादती हो। जाहिर सी बात है, लड़कियां होती हैं कच्ची उम्र की, ऐसे लड़कों के जाल में जल्दी फंस जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद लड़कियां फंस जाती हैं, फिर उनके साथ ये ज्यादतियाँ हो जाती हैं। अगर आप इसका मूड ही ख़त्म कर दोगे तो फिर आजकल की लड़कियां महफूज रहेंगी, ना कोई ज्यादती वाला केस सामने आएगा, ना कुछ होगा। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने जब ये स्टोरी सुना रही थी, जो इनके साथ मामला हुए, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं बता रही थी, तो मैंने इनको टोकना मुनासिब नहीं समझा। तो स्टोरी आपने सारी सुन ली इनकी, किस तरह से उस लड़के ने इनको जो है ना वो अपने जाल में फंसाया है, प्यार मोहब्बत के और निकाह करके, और दूसरे लोगों के साथ किस तरह से मामला कराता रहा है। कोई भी गैरतमंद जो इंसान कह लें, वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करता। जो जिसके साथ निकाह हो जाए तो फिर बीवी जो होती है वो उसकी इज़्ज़त होती है। तो जो गैरतमंद लोग, ख़ानदानी नस्ली लोग होते हैं, वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। और मेरे हाथ में ये कुछ FIRs हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं। ये कोई उमैर है, ठीक है, ये उमैर ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, ठीक है। ये कोई चोरी का मामला है। ये जो दरख्वास्त है ये इनकी तरफ से है। उसके बाद नीचे की दरख्वास्त मेरे पास है, ये कोई मुनज़्ज़ा लड़की है, जैसे वो बता रही थी कि ये इसने उसके साथ भी ज़्यादती करवाई है। और ये काफ़ी सारी दरख्वास्तें, को 10-15 दरख्वास्तें मेरे हाथ में हैं जो इनके ख़िलाफ़ जो ना करवाई गई हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो लड़का है, माजिद इसका नाम है, और ये किसी वकील का असिस्टेंट है,
ठीक है। और इसके जो पुलिस वाले इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे और वकील इसके साथ इसको सपोर्ट कर रहा है, ये सारा जो मामला है वो सारा इसी वजह से हो रहा है। मेरी आईजी पंजाब से, CCPO लाहौर से अपील है कि इस केस को जो है वो डीपली देखा जाए, क्योंकि ये बहन जो है ना बड़ी परेशान है और स्टूडियो में स्पेशल हमारे पास आई हैं कि इनकी दरख्वास्त के ऊपर अमल नहीं हो रहा। थाने में जाती हैं तो पुलिस वाले जो हैं उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि पहले आप ये कर लेते हैं, उल्टे सीधे अल्फाज आप जिसको बता रहे थे कि पहले ये कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आप हमारे पास आ जाती है। क्योंकि अल्फाज जो है वो मैं इस तरह के मतलब इस तरह सामने नहीं बोल सकता हूँ। आपको समझ आ रही है कि किन अल्फाज से पुकारा जाता है, किस तरह के मामला थानों में होते हैं। तो लास्ट में फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इस बंदे को जो है ना जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसको मंतके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।